चले चलो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं केटीजी। केटीजी से क्या होगा, ये केटीजी कौन सा चैप्टर है तो सब इधर देखेंगे। ये केटीजी अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला था हीट, दूसरा था मोड ऑफ हीट ट्रांसफर और तीसरा क्या था थर्मोडायनेमिक्स लॉ। थर्मोडायनेमिक्स लॉ का पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाला लेक्चर देख लेना, उससे तुम्हारा एक क्वेश्चन फिक्स है। और हम जो जो लेक्चर बना रहे हैं उससे एक एक क्वेश्चन फिक्स है। और है ना तुम्हारे नीट में भी एक क्वेश्चन बनेगा, जेईई मेन में भी एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए समझ में रेडी रहना। रेडी हो? चले तो चलो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केटीजी। केटीजी का फुल फॉर्म है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या फुल फॉर्म है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो देखो जैसे मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है। केटीजी का पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो, उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल बात करेंगे। तो रेडी? तो देखो मान लो ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी हो या फिर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी अदर सब्सटेंस है, इसको हम हीट किए। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है H2O मॉलिक्यूल्स है, ये हीट करने के कारण इसके अंदर एक वेलोसिटी जनरेट हो जाता है। ठीक है ना? इस वेलोसिटी के अंदर जो वेलोसिटी जनरेट होता है, इसके अंदर 3 तरह का वेलोसिटी जनरेट होता है। एक होता है VRMS। VRMS मतलब वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर। दूसरा स्पीड होता है VMP मतलब वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सुन रहे हो ना? या फिर स्पीड ऑफ मोस्ट प्रोबेबल। पहला स्पीड RMS, दूसरा मोस्ट प्रोबेबल और तीसरा इसका नाम है एवरेज। क्या नाम है? एवरेज या फिर मीन। एवरेज या फिर मीन। तो कितने तरह का वेलोसिटी होता है? 3 तरह का वेलोसिटी। कौन कौन? VRMS या फिर V एवरेज या फिर V मीन। या मीन को ही हम लोग मीन को ही एवरेज बोलते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल था, RMS मोस्ट प्रोबेबल एंड एवरेज। 3 तरह का स्पीड होता है। तो इस तीनों स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नीट का बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसी तीनों स्पीड से। तुमसे पूछ देगा तीनों को रेशियो किया गया तो बताइए इसका तीनों का वैल्यू क्या होगा। हो सकता है कभी कभी इस बार नीट में क्या हुआ, इस नीट 2021 में क्या हुआ है, इसी से क्वेश्चन आ गया मैच द फॉलोइंग। क्या है? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग मतलब कि अगर फार्मूला याद है तो केटीजी का फार्मूला में लेना। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का कहां है, एवरेज का कौन फार्मूला, सुन रहे हो ना? एक इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ। क्या पढ़ेंगे? मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ क्या होता है? ये एक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। और ये मीन फ्री पाथ को दिखाते हैं हम लोग किससे? तो लैम्डा से। किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। चलें तो हम लोग ये पढ़ने वाले। तो अपने इसके अंदर एक मैक्सवेल इक्वेशन भी आता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो भी पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 और एक मैक्सवेल, यही चारों तुम्हारा इस नीट में इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में। और नीट में आएगा क्वेश्चन तो इसी से आएगा। तो रेडी है हम लोग? अरे बोलो ना, है ना? तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं केटीजी। तो अभी का जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो बोर्ड एक बोर्ड है, ये सिर्फ बेसिक है। इसके बाद शुरू होगा इंपॉर्टेंट चीज। तो रेडी? तो चलो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केटीजी। ये केटीजी होता क्या है? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो शुरू करें। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी, ये लाइन है, ये लाइन को पढ़ लेना, वैसे लैंग्वेज बताया गया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बोलता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा किस में? तो सॉलिड में, फिर लिक्विड में। गैस 2 तरह का, एक होता है रियल गैस, एक होता है आइडियल गैस। क्या होता है? गैस कितने तरह का? 2 तरह का, एक रियल गैस, एक आइडियल गैस। अब रियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस क्या होता है, इसके बाद डिटेल बात करेंगे। तो सुनिए, ये आइडियल गैस तो आप लोग जानते हैं ना, PV इक्वल टू nRT। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ, अरे नहीं पढ़े हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में? तो PV इक्वल टू nRT, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इतना मत क्लियर? आगे चलो तो रियल गैस क्या होता है वो भी सिखा देंगे, बट अभी इतना याद रखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा किसकी में? उसके बाद अगर रियल आइडियल नहीं मिला तो सिर्फ क्या दोगे? गैस। सिर्फ क्या दोगे? गैस। आगे चलते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लगता है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसमें होगा? उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। चले आगे। ये सब रट्टा मारना है तुमको, कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि पूरा रट्टा मारने वाला है। याद रखोगे तभी तुमको, ये बेसिक है, बता रहा है क्या क्या चीज का यूज होगा और क्या क्या चीज होगा। तो बोल रहा क्या, अगर गिवन टेम्परेचर है और सॉलिड है और लिक्विड है और गैस है, गिवन टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। चले तो बात करते हैं सबसे पहले इंटरनल एनर्जी। बोला इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? तीनों में सेम। याद रहेगा, तुमसे पूछेगा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, कहां? तो तीनों में सेम। तुमसे पूछेगा इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो गैस कितने तरह का था? दो तरह का। कौन कौन? एक था रियल गैस, एक था आइडियल गैस। तो तुमसे पूछ रहा है कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है किसमें? मैक्सिमम होता है आइडियल गैस में, मिनिमम होता है रियल गैस में। ठीक है क्या? अब देखो हो रहा ना, समझ में आ रहा ना? तो चलो उसके बाद है ना, देख लिया ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। इसको याद करना पड़ेगा तुमको। ये जो भी बोर्ड हम पढ़ाए हैं, ये बॉक्स करके जो हम पढ़ाए, सबको चुपचाप मेरे साथ रख दो। अगर चुपचाप रख लेते हो तो अगला सब कुछ आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कुछ टर्म है, जैसे कि तुमको कहीं पे म्यू दिख रहा होगा, या म्यू को हम एन बोलते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ मोल, एन मतलब नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास, नहीं था? तो नंबर ऑफ मोल का दूसरा नाम है मोलर अमाउंट ऑफ गैस, या फिर बोल दो नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को क्या बोलते हैं? गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास। हम गिवन मास को स्मॉल एम से ना बताया कभी भी, स्मॉल एम बट्टा कैपिटल एम, मतलब गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास। अब सुनिए, या फिर अगर मास होगा तब ना गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास, मास नहीं होगा तब क्या करोगे? तो बोलोगे एन, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन बट्टा एन नॉट। एन नॉट मतलब एवोगाड्रो नंबर, एन नॉट मतलब एवोगाड्रो नंबर। इस एवोगाड्रो नंबर का, एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू होता है, जिसको रख दो 6.023 into 10 का पावर 23। रख लिए, हमेशा यूज होगा, इसको रख लो, कांस्टेंट वैल्यू रखना पड़ेगा। दूसरा आर, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर का वैल्यू 3 होता है। एक होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन में, एक होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन में। याद रहेगा? अरे बोलिए ना, हाँ है ना? तो ये आर का वैल्यू भी रखना पड़ेगा दोस्त। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये आर का डायमेंशन फार्मूला। तो बोलोगे ml2t-2, ये कभी पूछा नहीं है, लेकिन ये 12th वाले 11th वाले ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन तुम भी एग्जाम दोगे अगर नीट वगैरह कहीं तो पूछ सकता है। ये आर का, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब रेडियस मत समझना, तुम लोग रेडियस समझ लेते हो। स्मॉल आर मतलब केटीजी में होता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट का फार्मूला होता है कैपिटल आर बाई एम। कैपिटल आर मतलब गैस कांस्टेंट और एम मतलब मॉलिक्यूलर मास। याद हो गया? पक्का? चलो आगे चलते हैं हम लोग। इधर आ जाओ, एक टर्म है जिसका नाम है के। के मतलब कंडक्टिविटी मत बोल दोगे, वो थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी अभी नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी याद है कि भूल गए तुम लोग? नहीं याद है तो बहुत गलत बात है, और याद है तो सही बात है। ठीक है, और हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर ऑल थर्मोडायनेमिक्स, पूरा थर्मोडायनेमिक्स 1 शॉट में खत्म कर देंगे। ठीक है, बनेगा 1 से 1.5 घंटा का लेक्चर। ठीक है, 1.5 घंटा या 2 घंटा का लेक्चर बनेगा, तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स खत्म। अगर वो तुम लेक्चर देख लिए तो तुम्हारा नीट का 3 से 4 क्वेश्चन सेव हो जाएगा, मेरा गारंटी। ठीक है, अरे चले चलो। तो बोल रहा है क्या? के मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट। के मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है? R इक्वल K इक्वल टू R बाई एन नॉट। R मतलब गैस कांस्टेंट, एन नॉट मतलब एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसका वैल्यू रख लेना। आगे चलो, अब देखो कहीं पे टर्म मिलेगा तुमको एनटीपी, या कहीं पे लिखा होगा एसटीपी। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बोला नॉर्मल टेम्परेचर कितना पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। प्रेशर 1 atm और वॉल्यूम 22.4 लीटर होना चाहिए। तो दोनों का सेम है, कुछ चेंज नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है ना? अरे बोलिए ना, है ना? बट टेम्परेचर यहाँ पे लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0.01 डिग्री सेल्सियस, इसको भी 0 ही मानते हैं अप्रोक्सीमेट।
यहाँ पे होता है 273.15 केल्विन और यहाँ पे होता है 273.16 केल्विन, तो तुम 273 ही मानते हैं। तो एसटीपी एनटीपी दोनों अगर लिखा हो तो सेम है, ठीक है ना। एनटीपी एसटीपी में दोनों का वैल्यू सेम है, देख लेना, अपना काम कर लेना। आगे चलें। आगे चलने के बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे साथ अभी का अभी रटोगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर। 1 लीटर को हम 10 का पावर -3 मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, पता है ना। अरे वॉल्यूम या वॉल्यूम है ना, लीटर इज यूनिट वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम में क्या होता है m क्यूब, तो वॉल्यूम m क्यूब होगा। 10 का पावर -3 m क्यूब। अगर 1 लीटर को सेंटीमीटर में लेना है तो 10 का पावर 3, और अगर 1 लीटर को सीसी में लेना है तो क्यूबिक होता है, ये भी वॉल्यूम होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर को बोलते हैं 1 सीसी, तो 10 का पावर 3, और ml में हो तो 10 का पावर 3, सही है। तो इसको रख लीजिएगा। दूसरा, ये रो मतलब है डेंसिटी, रो मतलब डेंसिटी। तो डेंसिटी भी दो तरह का, कितने तरह का, एक होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, एक होता है डेंसिटी ऑफ आइस। क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ आइस। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम सीसी में और 1000 केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तुम ये वाला वैल्यू रटना, आंसर आ जाएगा, दोनों में से दोनों रटना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलो, रॉ मतलब डेंसिटी ऑफ आइस कितना होगा 900 केजी पर मीटर क्यूब या फिर 0.9 ग्राम पर सीसी, याद रहेगा। ये याद कर लोगे, अगला जो टॉपिक है, अगला जो पढ़ाने वाले हैं वहां से न्यूमेरिकल बनेगा। तो चलो हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं। हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। देखो क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, सुनना गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आइडियल गैस का फार्मूला क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सही है ना। पी मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम। तो हम ये बता चुके हैं कि P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल, R मतलब गैस कांस्टेंट और T मतलब टेंपरेचर। तो देखो PV इक्वल टू N के जगह हम लिख सकते हैं M बट्टा M0। M मतलब गिवन मास और mm मतलब मॉलिक्यूलर मास, mm मतलब मॉलिक्यूलर मास। या फिर हम ये भी बोले थे कि N इक्वल टू M/mm बोलो या फिर N/m0 बोलो, ये भी बोले थे। हाँ, तो हम यहाँ पर M/m0 के जगह N/m0 भी लिख सकते हैं। अरे बोलो ना, हाँ एकदम लिख सकते हैं। अब देखो ये PV इक्वल टू M/mm RT, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेंपरेचर। तो देखो ये हम M को इधर भेज देते हैं, V को इधर ले आते, तो M उधर गया, V इधर गया, तो बच गया M बट्टा V। तो मास बट्टा वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। मास बट्टा वॉल्यूम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो हम यहाँ पे रॉ लिख दिए, रॉ मतलब ये रॉ मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बट्टा वॉल्यूम, सही है क्या। तो सुनिए, ये P मतलब प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास, रॉ मतलब डेंसिटी, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेंपरेचर। तो ये भी फार्मूला सही है। तो यहां से देखो, यहां से P और यहां से रॉ निकालिए बाहर, तो P बाय रॉ लिख लिए, RT बच गया, ये मॉलिक्यूलर मास को इधर भेज दिए, तो यहां से निकाले तो P बट्टा RT, P बाय रॉ RT बट्टा M, ठीक है। अरे बोलिए ना, जब भी हमको मॉलिक्यूल्स बोलेगा तो ये यूज करेंगे, और जब भी हमको मोल बोलेगा तो ये यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से एक फार्मूला बन गया P बट्टा रॉ इक्वल टू RT बट्टा mm, और ये इक्वल होता है KT बाय M के लिए। ये mm मतलब मॉलिक्यूलर मास और ये M मतलब मास, ये R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेंपरेचर, ये K मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T मतलब टेंपरेचर। समझ में आ गया। तो ये फार्मूला आप लोग ये रिजल्ट याद रखिएगा। अभी हम कुछ देर के बाद जब गैस लॉ खत्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग इसका यूज सीखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में, आरएमएस स्पीड में और मीन स्पीड में। तो तीनों में इसका वैल्यू याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इधर पहला हम लोग इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है गैस लॉ। क्या नाम है, गैस लॉ। गैस लॉ होता क्या है, तो बोला क्या कि देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, अरे नहीं होता है। तो पी मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम और R मतलब गैस वॉल्यूम। तो बोला ये सब में ना कुछ कभी ना कभी कांस्टेंट होगा। तो एक लॉ बनाया गया जिसका नाम है गैस लॉ। उसी में पहला लॉ पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ। देखो ऐसे याद रखना, बॉयल्स मतलब कुछ चीज गर्म हो रहा है, बॉयल करवा रहे हैं, तो उसमें टेंपरेचर को कांस्टेंट करेंगे। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट। तो बोलता है क्या, बॉयल्स लॉ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, टेंपरेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, प्रेशर के। यहां देखो बच्चे लोग, यहां देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, इस बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट।
तो P और ये भी कांस्टेंट होता पहले से, ये तो गैस कांस्टेंट आई, तो PV इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। तो पता चला P और V में कैसा रिलेशन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो याद रखोगे बॉयल्स लॉ में टेंपरेचर कांस्टेंट होने पर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया प्रेशर। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया तो दो बॉडी सिस्टम, इफ M मतलब मास, T मतलब टेंपरेचर, यहां क्या आता है कहां बॉयल्स लॉ है, कहां बॉयल्स लॉ, याद रहेगा। तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो दो बॉडी के लिए फार्मूला बन के आता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब बताओ हमको थर्मोडायनेमिक्स लॉ में कहां प्रेशर कांस्टेंट होता था, आइसोबैरिक, याद है, तो ऐसे याद रखोगे। तो ये भी फार्मूला वहां आया था ना। तो उसके बाद P और V के बीच का ऐसा ग्राफ, सुन रहे हो, PV और V के बीच का ऐसा ग्राफ और VP और P के बीच का ऐसा ग्राफ, याद रख लोगे। दूसरा लॉ पढ़ने जा रहे गैस लॉ का, दूसरा लॉ का नाम है चार्ल्स लॉ। क्या नाम है, यहां क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहां प्रेशर कांस्टेंट होता है, क्या होता है, यहां क्या कांस्टेंट था, यहां क्या कांस्टेंट होता, टेंपरेचर कहां कांस्टेंट होता था उस लॉ में, टेंपरेचर थर्मल में, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता था टेंपरेचर, तो याद रहेगा ना। तो चलो हम लोग बात करते हैं चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहां क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। अब वहां क्या प्रेशर का कांस्टेंट, आइसोबैरिक में, याद होना चाहिए ये सब। तो बोल रहा क्या कि देखिए PV इक्वल टू nRT होता है, अरे बोलिए ना, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट, प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिए, n पहले से कांस्टेंट और r पहले से कांस्टेंट, तो V और T में कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया। तो पता चला V मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। तो इफ M and P, M मतलब मास एंड P मतलब प्रेशर, यहाँ क्या आता है कांस्टेंट होता है, तो दो बॉडी के लिए फार्मूला बन के आ गया। और V मतलब वॉल्यूम और T मतलब टेंपरेचर, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कांस्टेंट। बस तीसरा लिखो, तीसरा लॉ भी है, उसके बाद चौथा लॉ है, उसके बाद पांचवा लॉ है। गैस लॉ में 5 लॉ है, 5 लॉ बता दो, उसका खेल करना, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। चले तो सुनो, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, देखो होता है क्या, तुम लोग नहीं पढ़ रहे होगे ना तो बहुत गलत बात है, और पढ़ रहे होगे तो फिर सही बात है। काम छोड़ी अपने आप से तुम करोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। माँ बाप को बोलोगे हम पढ़ रहे हैं और तुम नहीं पढ़ रहे होगे तो तुम्हारा खराबी है, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। ये जो टाइम अभी 16 से 21 साल का टाइम है ना, ये बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड कहलाता है, गोल्डन टाइम इंटरवल कहलाता है। अगर ये बीत गया तो फिर तुम संभल नहीं पाओगे, समझे। तो इसलिए बनो, पढ़ाई करो। तो तुम लोग के लिए एक शायरी हम बता रहे हैं, उसको सुनने का कोशिश करना, और अच्छा शायरी है ये, हमारे डॉक्टर इंतखाब सर ने लिखा है, तो मैं तुम लोग को सुनाना चाहता हूँ। कान से नहीं सुनना, हार्ट से सुनना, ठीक है, फील करना क्या बोले हम। वो निशान छोड़ो के निशानी दिखानी न पड़े, फिर से सुन लो, वो निशान छोड़ो के निशानी दिखानी न पड़े, इतिहास बनाओ ऐसा कि कहानी बतानी न पड़े। समझ में आ गया। तो इतिहास बनाओ कि तुमको ना बताना पड़े कि ये आदमी ये है, ये आदमी वो है, इसके बारे में तुमको किसी को नहीं पता चले। जैसे तुम जाओ पता चल जाए कि भाई इसका ये कहानी था, ये इतिहास ये रचे हुआ है। समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया। चलो हम लोग पढ़ा भी कर लेते थोड़ा सा, ऐसा नहीं किसी शायर सुनते रहो और मोटिवेट होते रहो, पढ़वे मत करो, ऐसा नहीं होता भाई, पढ़ना पड़ेगा। और मोटिवेट जो है ना खुद हुआ करो, सेल्फ मोटिवेट हुआ करो। जहाँ पे पढ़ते हो वहां पे अपना क्यों नहीं तुम्हें ना अपने ड्रीम को चिपका लेते हो कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, और जब तक उसको पूरा ना करो तब तक सो नहीं, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गे-लुसाक्स लॉ। ये क्या होता है, तो ये बोलता है क्या कि अकॉर्डिंग टू फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इस लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम देखो फिर से देखो, PV इक्वल टू nRT होता है, क्या n कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल पहले कांस्टेंट, r इज द गैस कांस्टेंट, और इसके लिए वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट। तो प्रेशर और T में कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पता चला M एंड V यहाँ कांस्टेंट होता है, तो P और T में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फार्मूला बन के आता है दो बॉडी के लिए P1 by P2 इक्वल टू T1 by T2। सही है क्या, आगे चलें, आगे चलते हैं। ये P और T का ग्राफ ये बना, और P by T और P का ग्राफ ये बना, ये कांस्टेंट है, ये बता रहा है कि P इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। एक लास्ट लॉ है जिसका नाम है एवोगाड्रो लॉ। ये एवोगाड्रो लॉ बताता है कि अकॉर्डिंग टू एट सेम टेंपरेचर एंड सेम प्रेशर एंड सेम वॉल्यूम, यहाँ ये तीनों सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ इस एवोगाड्रो लॉ में क्या इक्वल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 N2 इक्वल होगा सबका, ठीक है। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट चीज सुनना,
डाल्टन्स प्रेशर मिक्सचर लॉ, ये क्या होता है सुनो। मान लो ये एक कंटेनर है, उसके अंदर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर डालें। मिक्सचर मतलब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी एक का मिक्सचर। जैसे कि पार्शियल प्रेशर का फार्मूला होता है P नॉट A इक्वल टू P इंटू एक्स ए, सुनो ना, PA इंटू एक्स ए। P मतलब प्रेशर ऑफ गैस A मॉलिक्यूल्स और एक्स ए मतलब इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है कि जिसका तुमको नंबर ऑफ मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल लिखो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए H2O 18 ग्राम ऑफ H2O एंड 44 ग्राम ऑफ CO2। तो बोला H2O का मॉलिक्यूलर मास भी 18 होता है, अरे बोलिए ना, और CO2 का मॉलिक्यूलर मास भी 44 होता है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तुमसे पूछ रहा है N1 निकालिए इसका, तो N हम लिख दें नंबर ऑफ मोल H2O। तो नंबर ऑफ मोल H2O, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास 18 और मॉलिक्यूलर मास भी 18, तो 18 कट गया, ये 1 बच गया। तो इसका नंबर ऑफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, तो ये भी गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास होता है ना भाई। तो गिवन मास भी 18 है और गिवन मास भी 44 है और मॉलिक्यूलर मास भी 44 है। ये 44 कट गया तो बच गया 1, सही है क्या। तो 1 जो बच गया, तब देखो आप इसका मोल फ्रैक्शन, तुमसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो लिखोगे मोल फ्रैक्शन को हम लोग दिखाते हैं x से, किसे दिखाते हैं x। लिखो x H2O इक्वल टू, जिसका निकाल दे उसका मोल ऊपर, तो H2O ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल H2O का प्लस नंबर ऑफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ आ गया। अगर तुमको कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना होता तब कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल ऊपर नीचे सब, समझ में आ गया। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लेते 2 मिक्सचर है, एक A मिक्सचर है, एक B मिक्सचर है, एक C मिक्सचर है। कितना मॉलिक्यूल्स है, 3 तरह का मॉलिक्यूल्स है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालोगे PA इनटू XA से, पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालोगे PB इनटू XB से, सुन रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ C निकालेंगे PC इनटू XC से। समझ में आ रहा है क्या। तो देखिए P तो समझ जाओ, ये प्रेशर दिया हुआ है, लेकिन XA निकाल लोगे। अगर तुमको XA निकालना है क्या लिखोगे, Na बट्टा Na प्लस NB प्लस NC। अगर हमको XB निकालना तो क्या बोलोगे, NB बाई Na प्लस NB प्लस NC। अगर हमको XC निकालना तो क्या बोलोगे, NC बाई Na प्लस NB प्लस NC। ये मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होगा, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि डाल्टन प्रेशर ऑफ फ्रिक्शन निकालना है PT, तो बोलोगे P नॉट A प्लस P पार्शियल प्रेशर निकालो तो बोलोगे PT इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B प्लस P नॉट C। P नॉट की जगह लिख दोगे PA इंटू XA प्लस PB इंटू XB प्लस PC इंटू XC करके निकाल लेंगे। यही कहलाता है डाल्टन प्रेशर मिक्सचर ऑफ लॉ। समझ में आ गया। यहाँ पे गैस लॉ खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनेगा वहां से। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसके बाद एवरेज स्पीड, उसके बाद RMS स्पीड। ये तीनों पढ़ने के बाद हम लोग का KTG हो जाएगा फिनिश। उसका KTG के लास्ट में पढ़ लेंगे हम लोग मीन फ्री पाथ एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कैलोरीमेट्री या फिर चले जाएंगे वेव मोशन SHM में, ठीक है। वेव मोशन SHM मिला के कम से कम 3 क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे नीट में, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करिए, पढ़ाई करिएगा, और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, और पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। एजुकेशन ऐसा पावर है जो तुम चाहो तो पूरा दुनिया चेंज कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा घर वाला ही, खानदान नहीं, जनरेशन ही नहीं, पूरी दुनिया को तुम चेंज कर सकते हो। एजुकेशन ऐसा पावर है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, पढ़ाई करना है। चले तो टाटा बाय बाय।